हमने पूरा जो जितनी वीडियोस अभी तक बनाई है मैंने शायद 8 या 9 वीडियोस अपलोड की है, तो वहाँ पे 5-6 वीडियोस में स्पेशली हमने फोकस किया है डिफरेंट ग्रुप्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। और तो हमने मेन फोकस किया है डिफरेंट ग्रुप्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज और उनके अंदर जो की पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, डिफरेंट इफेक्ट्स जैसे रिंग साइज इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। तो अभी नेक्स्ट हम सारा कुछ कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहेंगे। तो उससे पहले जितना सारी हमने जो मेन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, जो हर एक ईच पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे अभी हम। तो उसके लिए जैसे रिंग साइज इफेक्ट है, कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, इनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें आती है जहाँ पे हमें ऑर्डर बताना हो उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जबकि अभी हमारा फोकस रहेगा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में जो सबसे पहला जो हमने कवर अप किया था वो था अपना एल्केन्स। तो एल्केन्स के अंदर CC होती है, ये तो हर एक ग्रुप के अंदर ही आएगी ही, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां पे CC बॉन्ड तो होगा ही। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट है वो है CH। तो ये CH है, तो CH के अंदर एल्केन्स की जो CH जो बैंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है 2800 से 3000 के बीच में, हर ग्रुप के अंदर रहेगा। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट क्या है एल्केन्स के अंदर? इम्पोर्टेंट है जो CH की जो बैंडिंग फ्रीक्वेंसी है, जो बैंडिंग मोड है इसका, वो इम्पोर्टेंट है। कैसे कि इस CH के बैंडिंग मोड से हम ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि CH3 ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं है। और CH3 प्रेजेंट है तो वो किस तरीके से प्रेजेंट है, आइदर इट कैन बी टर्शियरी ब्यूटाइल और जैम डाइमिथाइल ग्रुप पॉसिबल है। तो यहां से क्या होता है, यदि वो दो ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप के है अकेला और CH3 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या फर्क रहता है इसके बैंडिंग मोड में? CH2 सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी देगा 1460 सेंटीमीटर इनवर्स के पास, जबकि मिथाइल में हमें दो बैंड मिलेंगे 1450 सेंटीमीटर इनवर्स और 1375 सेंटीमीटर इनवर्स पे, जो नॉर्मल मिथाइल ग्रुप यदि लगा है। कैसे? मतलब ये कभी कभी ऐसा होता है ना, रिंग है, रिंग के अंदर तो CH3 ग्रुप नहीं होगा, रिंग फॉर्मेशन हो रही है तो वहां पे CH3 ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से। और दूसरा, यदि ये डाइमिथाइल हो, जैम डाइमिथाइल हो, इस तरीके का जैम डाइमिथाइल, तो इस केस में क्या होगा, जो ये वाला बैंड है 1375 वाला, ये दो में टूटेगा, 1380 और 1370। फर्दर यदि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, और टर्शियरी ब्यूटाइल के लिए ये जो ग्रुप है ये 1370 वाली पीक तो रहेगी, बट जो एक और पीक है वो कौन सी है, जो 1380 वाली पीक है वो चली जाएगी 1390 पे, ठीक है। तो ये वाली पीक इस साइड से टर्शियरी ब्यूटाइल की 1390 के ऊपर, ये वाली पीक 1370 और 1390। तो एल्केन के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है अभी एल्केन के अंदर। मिथाइल ग्रुप को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मिथाइल में सिर्फ एक बैंडिंग मोड देता है। अच्छा चलो, ये हुआ एल्केन का। एल्केन्स, एल्केन के अंदर दो बॉन्ड आएंगे, दो इंपॉर्टेंट बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और दूसरा
P2 हाइब्रिडाइज्ड CH। ये फ्रीक्वेंसी रहती है 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ये रहती है 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे। और ये CO का जो है ये दो चीज पे डिपेंड करता है। यदि ये एलिफेटिक ग्रुप है ये आएगी 1650 सेंटीमीटर पे, और यदि एरोमेटिक लाइक बेंजीन रिंग हो तब ये बैंड आपका आता है 1450 से लेके 1600 के बीच में। तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है कि नहीं है, एक तो वो कंफर्म करने के लिए ये 1450 से लेके 16 ये कंफर्म नहीं करेगा, ये वाला ये कंफर्म करता है। ठीक है, तो एल्कीन्स के लिए एरोमेटिक बेंजीन रिंग है तो ये ड्यू टू कॉन्जुगेशन, हाँ कॉन्जुगेशन के कारण डिक्रीज होता है। बताया था इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है। हाँ ओके, ये हो गया। अब एल्कीन्स के अंदर एक चीज और इम्पोर्टेंट है स्पेशली एरोमेटिक के लिए। अच्छा, हाँ एरोमेटिक के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग आती है तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे CH के बेंडिंग मोड्स का यूज करते हैं, बेंडिंग फ्रीक्वेंसी का। वो यूज कैसे होती है? यदि मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग यानी कि सिर्फ अकेला ग्रुप लगा है रिंग के ऊपर, तो उस टाइम CH का सिर्फ एक बेंडिंग मोड आएगा 690 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। और यदि डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड यदि रिंग हो, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड रिंग के लिए ये पीक 750 सेंटीमीटर इनवर्स के पास अकेली पीक आएगी, एक स्ट्रॉन्ग बैंड मिलेगा ऑर्थो के लिए। और यदि मेटा हो, मेटा सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो, तो मेटा वाले तीन पीक देते हैं 690, 750 और 850 सेंटीमीटर या फिर 880 के आसपास स्ट्रॉन्ग बैंड देंगे। एक मीडियम बैंड आएगा और दो स्ट्रॉन्ग बैंड आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग बैंड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, मीडियम वाले की इंटेंसिटी कम होती है। मतलब ऐसे तरीके से मीडियम स्ट्रॉन्ग। ओके, ये वीक हो गया और ये मीडियम वाला। जिस तरीके से साइज होता है ना, जो पीक का जो साइज आएगा, स्ट्रॉन्ग का भी बड़ी पीक आ रही है पूरी लंबी तक, वो स्ट्रॉन्ग बैंड होता है, मीडियम और वीक। ठीक है। अच्छा, पैरा। और पैरा क्या रहता है? एक सिंगल पीक देगा 800 से 880 या 850 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बैंड देगा। 800 स्ट्रॉन्ग बैंड देगा ये वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड इस बेंजीन एल्कीन्स में। अच्छा, एक और, हाँ एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, एलिफेटिक में यदि सिस और ट्रांस एल्कीन हो, सिस एंड ट्रांस एल्कीन, तो सिस ट्रांस वाला 1670 देता है और ये 1650 देता है, ये कम देता है डाइपोल मोमेंट के कारण। ठीक है, या फिर जो पैकिंग अच्छी होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है वहां पे ट्रांस के अंदर। ठीक है, तो उसका डाइपोल मोमेंट के कारण ये जो है फ्रीक्वेंसी इसकी हाई आती है ट्रांस की। ये हो गया एल्कीन्स का। तो ये दो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, रिंग साइज इफेक्ट के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, ये जो काफी अच्छे से डिस्कस किया था, वो आप देख लेना इसी में, जहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाई हुई है एल्केन्स और एल्काइन्स के अंदर जो CH बैंड होते हैं वहां पे रिंग साइज इफेक्ट डिस्कस किया गया है। जहाँ पे जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद जो CH पीक है वो 3100 के आसपास आती है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया अपना एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में। और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स यहाँ पे रहे हैं
नेक्स्ट जो अपना डिस्कस किया था अपन ने वो था एल्कोहल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल्स के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स पीक आती है, OH और CO। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है OH का, CO का यूज करते हैं हम डिफरेंशिएट करने में कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है या फिनोल। तो OH की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, तो OH की फ्रीक्वेंसी लगभग रहती है 3600 सेंटीमीटर यूनिट्स के पास। इसी के साथ NH की आती है, SH की आती है, वो भी डिस्कस किया हुआ है। ये OH है 3600 सेंटीमीटर। अब OH भी कितने टाइप से हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड हो सकता है। ये OH पीक है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड और विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देता है ब्रॉड पीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ब्रॉड पीक देता है, ये देता है शार्प पीक 3600 सेंटीमीटर के आसपास। शार्प मतलब बिल्कुल ऐसे, और ब्रॉड का मतलब एक पीक टाइप सा आएगा। ऐसा क्यों होता है कि जैसे OH हो गया, इधर कोई ग्रुप है X, जैसे ये पहला मॉलिक्यूल है तो इसमें ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, मान लो जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वहां पे ये डिस्टेंस कम है, तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होंगी, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला जाएगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बना रहा है मतलब ये बॉन्ड वीक हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग है तो ये पीक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, ये वीक है, थोड़ा वीक है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इधर जब बॉन्ड बनेगा तो ये कमजोर हो जाएगा और इधर जब नहीं बनेगा तो ये उतना स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो इसकी मान ली 3400 और लिख देता हूं मैं, मान लिया 3540 आ रही है, तो इसकी मान लिया 3500 आ रही है। इसी तरीके से एक पीक 3530 पे आ जाएगी, एक 3520 पे आ जाएगी। तो ऐसे करते करते ये ऐसी पीक्स आएगी काफी ज्यादा, तो हम उनको जब मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, ब्रॉड पीक बन जाएगी। ठीक है, तो ये ब्रॉड पीक और ये शार्प पीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के है कि नहीं है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ब्रॉड पीक के साथ। अच्छा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो टाइप की होती है ना, एक इंटरमोलिक्यूलर और एक इंट्रामोलिक्यूलर। अब इंट्रामोलिक्यूलर में क्या फर्क होता है, ये टू मॉलिक्यूल्स के बीच होती है और ये विद इन मॉलिक्यूल होगा। अब मॉलिक्यूल अपने ही अंदर बना रहा है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि काफी पास पास होते हैं। जब दो डिफरेंट है, जैसे वो बात आ गई ना, एक अपने घर के अंदर है तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, बाहर रहे होंगे तो बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो सकती है, पास पास रहो तो जनरली मान के चले, वो बात अलग है कि साथ रहने से लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, बट जनरली कंसेप्चुअली देखें तो ऐसा ही होना चाहिए। तो आजकल गड़बड़ी हो रही है, पास रहो तो लड़ाई झगड़े ज्यादा। विद इन मॉलिक्यूल्स, तो इंट्रामोलिक्यूलर में क्या होता है, विद इन मॉलिक्यूलर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है, तो स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्ड है जो OH बॉन्ड है वो वीक हो जाता है यहाँ पे। तो जब OH बॉन्ड वीक होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी और इंटर की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा रहेगी। तो इंट्रामोलिक्यूलर वो मतलब 3200 के आसपास देगा और ये देगा 3400 के आसपास पीक। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रॉड पीक नहीं है, शार्प पीक, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। और फिर जो CO है यहाँ पे, तो CO का यूज कहाँ पे होता है, CO वैसे फ्रीक्वेंसी रहता है 1000 से 1300 सेंटीमीटर के बीच में। कहाँ देता है ये, 1000 से 1300 सेंटीमीटर के बीच देता है। और यहाँ पे ये जो पीक आएगी 1000 और 1300 वाली, ये यूज होती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और फिनोल को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो 1 डिग्री होगा तो 1 डिग्री की ये आती है पीक, ये लगभग 1100, मान लो 1110 भी आती है, ये 1150। अच्छा है कि 50-50 की गैप पे अच्छी आसानी से याद रहेगी, 1110 1140 आती है वैसे। और ये 1220 सेंटीमीटर।
इसमें इंक्रीज क्यों होती है? रीजन सीधा सा पड़ा है, अगर आपने देखी होगी वीडियो तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो देख लो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आ गया ना करेक्टर सी में, सीओ में, तो डबल बॉन्ड करेक्टर से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो ये है एल्कोहल्स के लिए, ठीक है। और अच्छा, फिर इसके बाद अपना आता है ईथर। ईथर में OH वाली पीक नहीं होती। ईथर में कौन सी पीक नहीं होती? ईथर में सिर्फ OH की पीक नहीं होती, ईथर में सिर्फ होती है CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसी रीजन के अंदर रहती है 1000 से 1300 के बीच में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है ईथर का याद रखना आपको कि एराइल और जो नॉर्मल एलिफेटिक ईथर होता है, एराइल मान लो जब आपने फिनाइल रिंग लगा दी यहाँ पे, और ये नॉर्मल ईथर, तो जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होगी और इसके अंदर थोड़ा वीक होगी। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो आती है 1220 के आसपास, और ये रहेगी 1100 के आसपास, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। और एक चीज और देखनी है कि ये वाले जो पीक्स होते हैं ना, ये दो बैंड देते हैं यहाँ पे, एक 1220 वाला और दूसरा 1000 के आसपास वाला, ठीक है। ये दो बैंड देते हैं इधर, 1250 और 1050 के आसपास जो एराइल ईथर होते हैं, ये दो बैंड देंगे, 1220 और 1050 वाले। और ये वैसे इसी से भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल हो गया, अच्छा एल्कोहल ईथर हो गया। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना डिस्कशन था, इस कार्बोनाइल ग्रुप के बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये CO फ्रीक्वेंसी के बारे में कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए इस पे काफी फोकस भी किया था, और इसकी 2 वीडियोस बनाई हुई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, पूरा डिटेल डिस्कशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है CO की। तो बेस वैसे तो CO वाले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे? कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एमाइड, एल्डिहाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, और एसिड क्लोराइड। इन दोनों में से किसी एक को बेस पीक मान के चलते हैं हम। 1715 वाली कीटोन या एल्डिहाइड की पीक है वो काफी आसपास आती है, दोनों में से किसी एक को यदि हम बेस पीक मान के चले कीटोन वाले को 1715, तो इसी के ऊपर हम इफेक्ट लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जो ग्रुप अटैच्ड है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे कैसे हो, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है -I इफेक्ट वाला कोई, तब क्या होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो O के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर CO की तरफ ट्रांसफर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से तो ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, इसकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि यहाँ पे लगा है तो फ्रीक्वेंसी इस बेस वैल्यू से ज्यादा, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगा। ये 2 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बेस मान के चलते हैं इसको कीटोन को, और एल्डिहाइड 1720, क्योंकि यहीं देख लो कि कीटोन के अंदर 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप होता है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ज्यादा है तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अब इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट कि दोनों की पास पास होती है। मान लो किसी रीजन से सॉल्वेंट के इफेक्ट से या किसी टेम्परेचर इफेक्ट किसी भी तरीके से कीटोन की बढ़ सकती है, एल्डिहाइड की कम हो सकती है, दोनों पास पास है। 5-10 का कोई ज्यादा फर्क नहीं होता फ्रीक्वेंसीज के अंदर, वो प्लस माइनस ज्यादा हो सकती है। तो जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है ना, उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए जो ये एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के अंदर एक CHP का ही एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा CHP का ही, यहाँ पे CH के दो बैंड देता है 2750 और 2850 के पास। एल्डिहाइड है वो CH के दो बैंड देता है 2750 और 2850 पे, बट 2850 पे जो बैंड है वो CH के साथ मिक्स होके आता है, तो ये हमें ऑब्जर्व नहीं होता बट ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, 1720 के पास कोई पीक है प्लस ये 2750 वाले पीक दोनों प्रेजेंट है, तो मतलब एल्डिहाइड कंफर्म है उसके, ये कंफर्म है। ओके, मतलब एल्डिहाइड है वो कंफर्म है। कीटोन के अंदर खाली सिर्फ पीक आएगी क्योंकि कीटोन के अंदर ये H वाली जो पीक है वो प्रेजेंट है, H कार्बोनाइल ग्रुप वाली वो पीक है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक, तो ये हो गया किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। फिर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का, ध्यान रखना यहाँ पे कई बार है ना ये काफी मिसकंसेप्ट अपना रखा है। ये 1710 के पास पीक देता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक पीक है 1710 CO की। यहाँ पे इफेक्ट जो O है ना, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें ना, तो ये OH है वो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस I इफेक्ट रहता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन I इफेक्ट रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इस तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये होना चाहिए ऐसा, और होता भी ऐसे ही है। तो CO की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। एक्चुअल में CO में क्या रहता है जो डिस्कस किया हुआ है, ये दो केसेस आते हैं अपने पास, एक आता है कंसंट्रेटेड और एक आता है डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड होता है वहां पे ये पीक 1710 रहती है, और डाइल्यूट होता है वहां पे 1730 से इंक्रीज होके आती है। रीजन क्या रहता है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कंसंट्रेटेड होंगे तो दो कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल वो एक दूसरे के पास पास होंगे, मतलब डाइमेरिक फॉर्म बन गई एक तरीके से ये। तो कंसंट्रेटेड के केस जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर ट्रांसफर होगी, जो CO बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो कंसंट्रेटेड है तो उस केस में ये फ्रीक्वेंसी आती है 1710, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस केस में हम ये माने कि कम कंसंट्रेटेड है तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो शो करता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट ले लिया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है कि मतलब एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर बहुत ही कम यूनिट वॉल्यूम के अंदर बहुत कम कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तब जो OH का जो अपना इफेक्ट है सिर्फ वो रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इफेक्ट नहीं लग रहा। तो उस केस में जो ये फ्रीक्वेंसी है वो आती है 1730 और 1760 में। बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, मतलब थोड़ा कम डाइल्यूशन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ रहेगी आपकी 1720 के पास। बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो उस केस में ये चली जाएगी 1760 के ऊपर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हो गया। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक पीक रहती है वो रहती है OH की, और OH की ये एक ब्रॉड पीक आती है 2400 से 3600 की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इसके कारण स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये
2400-3600 के बीच में ब्रॉड पीक देता है। तो इस रीजन में यदि ब्रॉड से सभी को कवर कर लिया इसने, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड आ गए, sp आ गए, तो ऐसी पीक आ गए तो वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो था एस्टर, और एस्टर वाला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर हमने डिस्कस किया था यहाँ पे एस्टर, और एस्टर वाला इंपॉर्टेंट इसलिए था, O है तो इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, OR का माइनस आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। तो इसकी जो पीक है वो लगभग आती है 1740 से 1750 के बीच में एस्टर की। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो आ गया था कॉन्जुगेशन का। यदि कॉन्जुगेशन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ है, यदि कॉन्जुगेशन इधर ऑक्सीजन ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन हो तो इस केस में क्या था, ये इधर अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये इधर देगा। तो यहां से कॉन्जुगेशन के कारण ये CO बॉन्ड है वो वीक हो रहा है, तो वीक हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होकर आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है सीधा 1730 पे के आसपास। और यहाँ पे अब इस ग्रुप के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आने से ऑक्सीजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो ये काफी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इस कारण जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कहां चली जाएगी, 1760 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है ऐसा, एस्टर ग्रुप पहचान कर लिया, कॉन्जुगेशन किस तरफ है। जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के इस साइड लगा है बेंजीन रिंग, या फिर बेंजीन रिंग है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो एस्टर ग्रुप में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एस्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो रहती है 1740 के पास, 1750। फिर एनहाइड्राइड, जो एनहाइड्राइड ग्रुप है ये अपनी फ्रीक्वेंसी देता है इस रीजन में। ये दो हो गए यहाँ पे, तो ये दो बैंड देता है, एक 1760 और दूसरा 1810, क्योंकि दो हो गए ना यहाँ पे, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक बैंड। सिमेट्रिक वाले की कम होती है और ये एसिमेट्रिक। तो दो बैंड यदि आ रहे हैं तो ऑब्वियस है वहां पे कौन सा आपका ये एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप होगा। और एसिड क्लोराइड सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्लोरीन होना चाहिए, और क्लोरीन यदि वहां पे है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा। और 1810 1820 भी हो सकती है, पहले क्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन के बाद यदि ये पीक मिल रही है तो एसिड क्लोराइड। अब बच गया एमाइड लास्ट वाला। तो एमाइड की पीक कैसी रहती है, एमाइड, एमाइड ये ग्रुप होता है। तो NH2 है वो इलेक्ट्रॉन, इसका N नाइट्रोजन है वो कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप होता है, तो इसका माइनस आई वीक होता है। तो ये NH2 ग्रुप लगेगा यहाँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर सकता है। जब शेयर करेगा तो ये CO का जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो इससे फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज होके आएगी, और डिक्रीज होके ये कहाँ पे देता है 1690 सेंटीमीटर के आसपास। और फिर जो एमाइड के अंदर NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, यहाँ पे एमाइड की NH फ्रीक्वेंसी बैंड वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एमाइड है ये 1 डिग्री भी हो सकता है, और NH की फ्रीक्वेंसी आती है लगभग 3400 सेंटीमीटर के आसपास, लगभग 3400 सेंटीमीटर के आसपास। ये NH हो गया CONH, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ रहेगी
3400 के पास। और फिर ये दो तरीके से एमाइड हो सकता है, तीन तरीके से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री वाले में NH नहीं है तो ये NH की कोई पीक नहीं देगा, इसका केस खत्म। NH में यहाँ पे दो NH बॉन्ड आ गए, तो दो आ गए तो दो बैंड की पॉसिबिलिटी है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, और ये दो बैंड देता है, एक 3200 के आसपास और दूसरा 3300, ये एसिमेट्रिक वाला और ये सिमेट्रिक वाला, ठीक है। और ये NH है, यहाँ पे सेकेंडरी एमाइड में सिर्फ एक NH ग्रुप होता है, ये खाली एक बैंड देगा, और जो वो बैंड है वो कहाँ आएगा, लगभग 3400 सेंटीमीटर के आसपास, 3300 से 3400 के बीच में, ठीक है। ये एमाइड का हो गया। एमाइड के साथ साथ मैंने आपको एमाइन भी बता दिया है, क्योंकि एमाइन ग्रुप भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। एमाइंस में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, NH2, तो ये RNH, NH की जो पीक होती है, जैसे OH होता है, NH हो गया, SH हो गया, तो CH हो गया, इसकी 3600, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है ये, तो इसका बॉन्ड थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये 3400। और इसमें साइज भी ज्यादा है सल्फर का, मास भी ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की, मास इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम। दूसरा बॉन्ड भी थोड़ा वीक होता है, ये काफी डिक्रीज हो जाती है 2550, और CH वाली लगभग 3000 के आसपास रहती है। तो 2550 और इस रीजन में तो कोई और आती ही नहीं, तो यदि ऐसी पीक आ रही है तो वो थाइरोइड ग्रुप की ही पीक होती है, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि इस रीजन में हमने कोई सिर्फ एक देखा है, रोड पीक आती है जो कार्बोनिक एसिड वाली, और उस रीजन में कोई पीक नहीं आती। अच्छा, तो ये NH हो गया, तो NH हो गया, ये भी 1 डिग्री है, तो दो पीक देगा 3200 3300 के आसपास। 2 डिग्री हुआ तो सिर्फ एक पीक देगा 3400 के आसपास, और 3 डिग्री एमाइन है तो ये NH की पीक, इसमें NH की पीक है वो इसके अंदर नहीं आती। एमाइड, जैसे एमाइड वाला केस है ना, हमने एमाइड में भी तो यही होता है। तो हाँ, एक चीज और इसकी जो इम्पोर्टेंट रहती है वो कभी कभी रहती है CN की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि CO की आती है, CN की आती है, तो उसी तरीके से CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, इसका यूज होता है एरोमेटिक और एलिफेटिक जो एमाइंस होते हैं, जैसे एनिलीन ग्रुप हो गया, ये जो मैं नॉर्मल लिखूं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अपना +R इफेक्ट शो करेगा, तो +R इफेक्ट ये शो करता है अपना, तो यहाँ से ये इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। यहाँ पे जो CO है ना, CN है, इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, तो डबल बॉन्ड करैक्टर आने के कारण जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। तो एलिफेटिक के अंदर जो CN की फ्रीक्वेंसी है वो लगभग रहती है मान लो 1000 से 1250 के बीच में रहती है, ये रहती है 1000 से 1250। बट ये यदि एराइल है, एरोमेटिक एमीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये डबल बॉन्ड करैक्टर शो करेगा, और डबल बॉन्ड करैक्टर शो करने के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होके आ जाती है, वो आती है इस रीजन से बाहर रहेगी 1250 से लेकर 1350। तो कंफर्म करने के लिए कि एनिलीन है कि नहीं है, तो इसका यूज हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करता है इसको एरोमेटिक और एलिफेटिक, जो नॉर्मल एल्केन है वो, ठीक है। फिर इसके बाद नाइट्राइल ग्रुप रहता है। नाइट्राइल ग्रुप की क्या खासियत है, नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप इसे आप बोल सकते हो। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होने की इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सब बॉन्ड स्ट्रेंथ का फर्क है, ठीक है।
ये आता है, इसके अंदर 2250 और उसकी एल्काइन की आती है 2150 पे। फिर जो इसका आता है नाइट्रो ग्रुप जो आता है, फिर अपना आता है नाइट्रो NO2 ग्रुप। दो NO ग्रुप आ गए ना यहाँ पे, तो एक सिमेट्रिक बैंड और एक एसिमेट्रिक। तो NO की जो फ्रीक्वेंसी आती है यहाँ पे दो बैंड आते हैं, एक आता है 1390 से लेके 1300 के बीच में, ये एसिमेट्रिक बैंड रहता है, और ये एक सिमेट्रिक बैंड आएगा। और एसिमेट्रिक की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो सिमेट्रिक से ज्यादा होती है, तो ये सिमेट्रिक बैंड है। और जो एसिमेट्रिक वाली है वो रहेगी 1530 से लेके 1600, ठीक है। तो ये दो बैंड देता है। और इसी तरीके से अपने पास एक और थायो ग्रुप मैंने बता दिया, SH की 2250 के ऊपर आती है, और SH की थायो ग्रुप है 2550 के ऊपर, सॉरी, ठीक है। ज्यादा तो आप ये चीज और देख लेते हैं, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो, ये तीन ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, बट फिर भी देख लो, जहाँ पे इतनी याद रखी है वहां पे तीनों याद रख लेंगे। तो यहाँ पे एसओ पीक है वो 1050 सेंटीमीटर के पास है। जो सीओ से तो काफी वीक हो गया ना, सी और एनओ से, तो ये मास का फर्क हो गया, CONO और SOP, ये मास का फर्क हो गया। अच्छा, तो इसमें दो है, तो ये थोड़ा सा एसिड टाइप का ग्रुप लगा, तो ये थोड़ा सा एसिड टाइप का भी हो सकता है ना ये, ठीक है। सल्फोक्साइड ग्रुप हो गया और ये सल्फोन्स हो गया। तो इसके अंदर दो बैंड आएंगे, कितने आएंगे? दो बैंड आएंगे, एक आएगा सिमेट्रिक बैंड और एक आएगा एसिमेट्रिक बैंड। तो ये दो बैंड देता है 1375 सेंटीमीटर इनवर्स और 1180 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, ठीक है। ये भी सेम है, दो ग्रुप आ गए यहाँ पे, दो एसओ हो गए, ठीक है, एसओ। तो ये दो ही देगा, सेम देगा, बट प्लस में क्या देगा, एक एसओ की पीक देगा। जैसे सीओ आता है ना, COSO आ गया, तो सीओ का फ्रीक्वेंसी कहां से कहां मानते हैं हम? 1000 से 1300 के बीच में मानते हैं। तो एसओ है तो ये मास ज्यादा है, बॉन्ड भी वीक है, तो ये इससे कम आएगी। तो ये प्लस में क्या देगा, एक एसओ की जो पीक होती है, एसओ पीक, एस सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन की जो पीक होती है वो आएगी 1000 और 750 के बीच में। ये इतना हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक हमने डिस्कस किया है सारा कुछ। तो अभी जैसा कि हमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की तरफ जाना है नेक्स्ट, तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक और आता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। ये जो फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस की है, ये मैन कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और पॉइंट सारे के सारे डिस्कस किए हैं। फिर इसके बाद जो हमें जब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना है, तो एक छोटा सा टॉपिक आता है अपने पास है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स से हम ये आइडिया ले लेते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितनी रिंग प्रेजेंट हो सकती है, कितने ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो पहले हम उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने के बाद हमें ये आइडिया होगा कि डबल बॉन्ड है या फिर वो सिंगल बॉन्डेड है या फिर ट्रिपल बॉन्डेड है। तो उसकी मदद से हम एक रफ स्ट्रक्चर जो होता है पहले वो बना सकते हैं। फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर लगाने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी अभी हमने की है वो सारे। तो पहले यदि हम रफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स नहीं निकाल पाते, रफ स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, तो ये दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब रफ स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर तो बनाना दूर की बात होगी काफी। तो नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स के ऊपर बनाते हुए फिर हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर।